इस वीडियो में हम एनटीपीसी 2026 मार्च में जो 16 तारीख को सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर का जीके डिस्कस करेंगे। शरीर के ऊतकों, टिश्यूज और अंगों की मरम्मत तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर में नई कोशिकाओं और ऊतकों के मरम्मत और निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे में मौजूद क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मौजूद होता है मैग्नीशियम और यही प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश को अवशोषित करती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। बैरन द्वीप ये सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। इसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था हुई, जिसका अर्थ था कि मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो को इसी कारण सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किला के अंदर स्थित नहीं है? तो सिकंदरा का किला और अकबर का मकबरा ये दौलताबाद किले के अंदर नहीं है, ये है आगरा में। चांद मीनार, चीनी महल और जामी मस्जिद ये दौलताबाद किले के अंदर है। इसके अलावा अंधेरी सुरंग, हाथी हौंद, एलिफेंट टैंक, बर्दरी, महलनुमा इमारत और भारत माता का मंदिर ये दौलताबाद किले के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 57, नेशनल वाटरवेज 57 किस नदी पर स्थित है? कोपली नदी पर स्थित है। कोपली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। भारत में कुल वाटरवेज 111 है। प्रयागराज यानी नेशनल वाटरवेज 1 प्रयागराज से हल्दिया तक ये गंगा नदी पर है और नेशनल वाटरवे 1 इसे गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत का सबसे लंबा वाटरवे है और इसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है और ये वाटरवे मैकेनिकल बोट नेविगेशन के लिए हल्दिया से पटना तक सुटेबल है और ऑर्डिनरी बोट के लिए हरिद्वार तक सुटेबल है। यानी हल्दिया से लेकर पटना तक ये यहाँ पर भारी जहाजें जा सकती हैं और पटना के पार भारी जहाजें नहीं जा सकती हैं। पटना के बाद हरिद्वार जो नॉर्मल बोट है वो जा सकता है, यानी हल्दिया से हरिद्वार तक नॉर्मल बोट ट्रेवल कर सकता है और लेकिन भारी बोट जो है वो पटना तक ही ट्रेवल कर सकता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और फड़क्का का तैरता हुआ टर्मिनल भी इसी पर स्थित है, नेशनल वाटरवे 1 पे स्थित है। शुक्र ग्रह के वातावरण में मौजूद सफेद और पीले बादल मुख्य रूप से किस अम्ल के बने होते हैं? तो ये सफेद पीले बादल सल्फ्यूरिक अम्ल के बने होते हैं। 2023 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण किस राज्य में एक प्रमुख पनबिजली परियोजना पूरी तरह नष्ट हो गई थी? सिक्किम राज्य में पनबिजली परियोजना पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। इस पनबिजली परियोजना का नाम था तीस्ता 3 जल विद्युत परियोजना। ये अक्टूबर महीने में ये बाढ़ आई थी और लहोनक झील के फटने से ये बाढ़ आई थी। भारत कितनी बार UNFCCC को अपनी बाइएनियल अपडेट रिपोर्ट BURS प्रस्तुत करता है? प्रत्येक 2 साल में एक बार। UNFCCC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सरकारी विकास नीति की आधारशिला बन गई है और अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम।
महात्मा गांधी इसका भी नाम है एमजी नरेगा, और ये जो है सबसे पहले 2005 में संसद द्वारा पारित हुई थी नरेगा नाम से, और ये आधिकारिक तौर पे लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 में, और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम नरेगा से एमजी नरेगा रख दिया गया, और इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एमजी नरेगा 100 दिनों का काम देता है एक फाइनेंशियल ईयर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाहित गांधीवादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना ये गांधीवादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। 11, भारत की 1991 से पूर्व की आर्थिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय जीडीपी योगदान और रोजगार समावेश के बीच विरोधाभास को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि 1991 में जो आर्थिक बदलाव हुए थे, आर्थिक संरचना में जो बदलाव हुआ था, उसके पहले भारत की जीडीपी में ऐसी कौन सी बात थी, जीडीपी और रोजगार से रिलेटेड ऐसी कौन सी बात थी जो कि अजीब थी? तो वो है ऑप्शन सी, जीडीपी की गिरावट में कृषि का योगदान रहा, लेकिन इसने अधिकांश रोजगार का समावेश किया। गिरावट में जो है, जीडीपी की गिरावट में कृषि का योगदान, क्योंकि उस समय कृषि से होने वाली कमाई बहुत ही कम थी, फिर भी देश की जो जनता थी वो 70% से ज्यादा जनता रोजगार के लिए कृषि पे ही डिपेंडेंट थी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारत के 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर्थिक सुधारों के बाद भारत की मौद्रिक नीति में कौन सा बुनियादी बदलाव आया? 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की मौद्रिक नीति में कौन सा बुनियादी बदलाव आया? तो ये बदलाव था रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप में कमी के साथ बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरें। 1991 से पहले क्या होता था कि आरबीआई खुद तय करता था कि बैंकों को किस दर पे लोन देना है और जमा हुई राशि पर कितना ब्याज देना है, लेकिन बदलाव के बाद आरबीआई ने ब्याज दरें तय करना बंद कर दिया और ये चीज बैंकों तथा बाजार पर छोड़ दिया। अब बैंक अपनी सुविधा और बाजार की मांग के हिसाब से ब्याज दरें तय करती थी। इससे क्या हुआ कि सरकार या आरबीआई का जो सीधा दखल था वो कम हो गया और व्यवस्था अधिक लचीली हो गई। यही मौद्रिक नीति में सबसे बड़ा ढांचागत या संरचनात्मक बदलाव था। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में दिया जाने वाला विशेष अभिभाषण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत उल्लिखित है। बेंगलुरु में प्रसिद्ध नृत्यग्राम संस्थान की स्थापना किसने की थी? उड़ीसी नृत्यांगना प्रतिमा बेदी ने की थी नृत्यग्राम की स्थापना, और प्रतिमा बेदी ने 1990 में इसकी स्थापना की थी। बेंगलुरु के पास हिसार घाटा में ये स्थित है। नृत्यग्राम विशेष रूप से उड़ीसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, और भी नृत्य इसमें सिखाए जाते हैं लेकिन विशेष रूप से उड़ीसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तमिल साहित्यिक कृति इरैनाड अहपोरुल किस शताब्दी की रचना है? तो इरैनाड अहपोरुल जो है वो 8वीं शताब्दी ईस्वी की रचना है। यह तमिल व्याकरण और प्रेम कविताओं पर आधारित ग्रंथ है और इसमें 3 तमिल संगमों का उल्लेख मिलता है, और इस पुस्तक पे भाष्य लिखा था नकीरर ने।
भारत सरकार के अनुसार जुलाई 2023 में आकस्मिक बाढ़ ने किस राज्य में कई शक्ति स्टेशनों के कामकाज को बुरी तरह से बाधित किया था? हिमाचल प्रदेश के। निम्नलिखित में से किस मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? तो ऑप्शन ए, संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला कौन सा आभासी बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर विक्षेपित करता है? कोरियोलिस बल। ये घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट 2023-24 में मिजोरम के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में मान्यता दी गई है? तो हनाथियाल जिले को मिजोरम के हनाथियाल जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में मान्यता दी गई है। और दूसरे नंबर पे है मिजोरम का चम्फाई। सबसे कम स्कोर मिला है लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश के जिला है लोंगडिंग को। और ये जो है एसडीजी इंडेक्स नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट 2023-24 ये सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन आया था 2021 में 21-22। रामानुज के श्री वैष्णव परंपरा के किस प्रमुख अनुयायी ने उत्तर भारत में भक्ति संबंधी उपदेशों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रामानंद ने। दो लचीली परतों फ्लेक्सिबल लेयर्स को एक साथ प्रेस करके किस प्रकार की टच स्क्रीन काम करती है जिससे यह नाखून या प्लास्टिक स्टाइलस जैसी अचालकीय वस्तु से इनपुट को डिटेक्ट करती है? तो ये है रेसिस्टिव टच। और एक होता है कैपेसिटिव टच, ये सिर्फ फिंगर से चलता है।